Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने शुरू किया हुआ है February 2023 मंथ, जिसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे लास्ट पार्ट 3, जिसके साथ हमारा फरवरी मंथ सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सियांग उनियन फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए जितने भी पूरे इंडिया में फेस्टिवल्स मनते हैं ना, तो वो अपने को पता होने चाहिए कि ये वाला फेस्टिवल इस स्टेट का है, ये वाला फेस्टिवल इस स्टेट का है, कौन सी ट्राइब मनाती है इसे। तो पिछले सालों में जो भी फेस्टिवल्स हुए होंगे उनके बारे में हल्का सा आइडिया हम लोगों को होना चाहिए। जैसे अगर इस फेस्टिवल की हम बात करें तो एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको अरुणाचल प्रदेश की एक आदि कम्युनिटी है जो कि मनाती है ना। तो आपको ट्राइब का नाम पता हो, आपको स्टेट का नाम पता हो, और फेस्टिवल जैसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कोई आप कह लो कि जैसे बैसाखी है कि जब फसल कट रही होती है, तब जब कट चुकी होती है तब हम सेलिब्रेशंस करते हैं कि हाँ काम खत्म हो गया, तो काइंड ऑफ फेस्टिवल है। वैसे ही कोई सोइंग सीजन वाली फेस्टिवल होता है, कोई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का सीजन होता है, कोई अपना ही कोई न्यू ईयर का फेस्टिवल है। तो वो बेसिक मकसद क्या है उसको मनाने का, वो अपने को पता होना चाहिए। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि अ काइंड ऑफ आदि कम्युनिटी का न्यू ईयर का आप कह लो कि शुरुआत हो रही है इसमें। जैसे मैंने बताया कि कोई सोइंग सीजन का है, कोई हार्वेस्टिंग सीजन का है, और कोई न्यू ईयर वाले भी टाइप्स होते हैं, तो अपने को पता होने चाहिए। लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, सिक्किम में कौन सा है, हमने डिटेल में डिस्कस पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन बातों का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हर पेमेंट डिजिटल मिशन। कि जो भी पेमेंट हो आपके यहाँ पर, दैट पेमेंट शुड बी डिजिटल। कि सारी की सारी पेमेंट्स गूगल पे, फोन पे, आपका भीम UPI इसके थ्रू की जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसके लिए पहले सर्च करें कौन से ऐसे गांव हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी डिजिटल पेमेंट्स नहीं हो रही है। और अगर आप देखोगे अर्बन और रूरल एरियाज में से, तो रूरल एरियाज आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो रूरल इंडिया है उसको अडॉप्ट करने की बात करी है कि हम जो है कम से कम 75 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे। और ये आप कह लो कि अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को देखें, एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस। और ये सब जो विलेजेस हैं ये अडॉप्ट किसके द्वारा किए जाएंगे, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपका NPCI है, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स हैं। तो जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जो कि पूरे डिजिटल पेमेंट्स को ऑपरेट करते हैं, वो अपने लेवल पर 75 विलेज को अडॉप्ट करेंगे और उसको इस पूरे के पूरे साल में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए मोटिवेट करेंगे, अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि पैसा जो है वो दूसरे अकाउंट में ही जाता है, ऐसे कोई बीच में हैकिंग नहीं हो जाती है। तो बहुत लोगों को डर भी होता है ना कि अगर पैसे भेज दिए उनके पास ना पहुंचे तो हमारे पास क्या एविडेंस है कि हमने दे दिए पैसे। तो जो पुराने लोग हैं वो भी इसमें बिलीव नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए वी नीड सम एक्स्ट्रा कैंपेन्स। तो ये बात सही है कि हम लोग पहले तो फोकस करेंगे विलेजेस पर, क्योंकि वहां पर ही डिजिटाइजेशन इज काइंड ऑफ लो। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय RBI
अब पेमेंट्स का सिस्टम है सारा का सारा, तो आरबीआई शुड बी दी रेगुलेटरी बॉडी कि कोई भी जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो बीच में हैक ना हो जाएं, या फिर जो ट्रांजेक्शन्स का लिंक है वो टूट ना जाए। तो वो सब चीज़ें आरबीआई ही रेगुलेट करता है, तो ये सेंस बनाती है चीज़ कि ये डिजिटल पेमेंट मिशन भी इन्होंने ही मतलब इनिशिएट किया होगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है आपकी, ये बात भी सही है। और इनको अडॉप्ट कौन करेगा? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स अडॉप्ट करेंगे इन्हें। पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट, तो दोनों ही सही है, तो आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। और 75 का सिग्निफिकेंस हम पहले ही देख चुके हैं कि 75 रामसर साइट्स हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इस टाइम पर मना रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हमने अमृत सरोवर मिशन भी देखे, तो उसमें 75 पॉइंट्स थे पर डिस्ट्रिक्ट। रामसर साइट भी 75 हो चुके हैं अब, तो थोड़ा सा इसको आप लिंक करके पढ़ेंगे तो हम ठीक अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर ऑल्सो नोन एज बाहुबली हैज बीन इंस्टॉल्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बैम्बू ब्रिज है, बैम्बू बैरियर है, ये इसका नाम क्या है? तो आंसर इज बाहुबली। अब क्वेश्चन और ये भी है कि ये है क्या बेसिकली। देखिए, आप जैसे सड़कों पर जाते हैं, हाईवेज पर जाते हैं, तो हाईवेज के साइड में ना बहुत सारे ऐसे बैरियर्स लगे होते हैं कि अगर बाय चांस गाड़ी जो है यहाँ वहाँ हो जाए तो खाई वगैरह में या फिर दूसरे एरियाज में ना गिर जाए वो। तो बैरियर्स होते हैं पूरे गाड़ी को रोकने के लिए। तो वो क्या होते हैं, हम कभी स्टील के बनाते हैं, हम लोहे के बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी खर्चा आता है। तो बैम्बू जो एक ऐसा ग्रास है जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसे रेजिलिएंट है, फ्लेक्सिबल भी बहुत है। तो अगर आप उस बैम्बू को यूज़ करके वो बैरियर बनाओगे सारा का सारा, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा कि जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ रोड पे ही चले, अगर बाई चांस यहाँ वहाँ हो भी जाती हैं तो वो उस एरिया में जाकर ना गिरे। दैट शुड बी ए बैरियर। तो बैम्बू से बना हुआ पहला क्रैश बैरियर कहाँ पर बनाया गया है? क्वेश्चन अब ये है, ऑप्शंस महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर ऑल ऑफ द अबव, कि हर जगह पर है। देखिए, ये ऑप्शंस तो वैसे ही गलत लग रहा है हमें कि सेंस नहीं बनाता कि हर एक ही जो पहला है वो 3 स्टेट्स में कैसे होगा। तो फर्स्ट तो चला गया, बाकी 3 भी तो बचे हैं लेकिन कम से कम। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर जगह में पहली बार पूरे वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया गया है बाय इंडिया। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये हम लोगों ने काम चलाया है, जुगाड़ लगाया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा मटेरियल है, इसको फर्स्ट स्टार रेटिंग भी दी हुई है बाय इंडियन रोड कांग्रेस की। जो फायर टेस्टिंग है वो भी इसकी हो चुकी है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है कि गाड़ी अगर टकराती भी है तो वो उसको तोड़ के आगे नहीं निकल जाएगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो वो अपने आप को मोल्ड भी कर लेगा पूरा का पूरा बैरियर। तो इस वजह से हम लोगों ने अब हर जगह पर लगाने का ये जिम्मा भी उठाया है कि हम ये स्टील और आयरन को बचाते हुए इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या है ना, बेसिकली एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे एरियाज के, बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली अभी पूरे वर्ल्ड में क्या चल रही हैं प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कुड बी दी सॉल्यूशंस। कि आपको अगर प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन निकालना हल्का सा ईजी हो जाता है। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। तो पहले सारे मिलते हैं, डिस्कशन होती है, सोल्यूशन सेंट्रिक सारी डिस्कशंस होती हैं सारी। तो वो डायलॉग जो है वो हर साल होता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्या कहता है, द कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। MEA और ORF के कोलैबोरेशन के तहत जो डायलॉग है वो हर साल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना बहुत स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। सभी मिलते हैं, सभी डिस्कशंस करते हैं, सभी कोई ना कोई आइडिया देते हैं इसको ठीक करने का। तो एक कम्युनिकेशन भी बिल्डअप होती है बिटवीन कंट्रीज। तो ये बात सही है, MEA ही करेगा सारा का सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ही आ रहे हैं बाकी और कंट्रीज के भी। सेकेंड, इट इज हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली। ये बात सही है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि बाइनियल नहीं है, ये एनुअली है और न्यू दिल्ली में ही हो जाता है कंडक्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थीम फॉर द ईयर इज प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। कि जितना ही पूरा माहौल चल रहा है ना कि रशिया यूक्रेन वॉर चलेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डिफरेंट कंट्रीज़ में, USA में रिसेशंस की तरफ जो है काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि रिसेशन आएगा। तो ये इन सब के बीच में बहुत अनसर्टेनिटी है कि आगे आने वाला जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसा होगा,
उसमें पैसे की वैल्यू होगी या नहीं होगी, इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जो वॉर्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे, एक कंट्री जो हेजेमनाइज करने की कोशिश कर रही है वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो इसमें कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए इसकी थीम भी रखी गई है कि इट शुड बी एक्ट एज द लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड प्रोवोकेशन बाय वन कंट्री फॉर अनदर। तो ये थीम भी इसकी सही है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो तीनों सही हैं, तो आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो है क्या ना, क्वेश्चंस में हम लोगों ने बहुत बार ऐसे किया है कि ये डे कब मनाते हैं, इसकी थीम ये है, ये मीटिंग कहाँ हुई थी, इसकी थीम ये है। थीम को एक्सप्लेन करने का मकसद ही ऐसा है कि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ सुना हुआ था कि मैम ने बताया था कि अनसर्टेनिटी बहुत है, लाइट हाउस के तरीके से काम करेगा। पढ़ने की बजाय अगर आप सुनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो याद रहता है। तो मतलब ही ये है कि थीम को एक्सप्लेन करने का। अदरवाइज बहुत सारी थीम्स हैं, कितनी हम याद कर लेंगे, लेकिन जितनी हम कर सके उतनी तो हम करेंगे ना कम से कम। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मार्च डे फॉलोइंग वर्ल्ड एनजीओ डे एंड वर्ल्ड हियरिंग डे। देखिए ये ऐसे डेज हैं जो मार्च डे फॉलोइंग में आते हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हियरिंग डे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे, 24 मार्च को हम जो मनाते हैं उसकी थीम पूछ सकते हैं आप लोगों से। वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम पूछ सकते हैं आप लोगों से। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की थीम पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डेज हैं। लेकिन ये ऐसे डेज हैं जो आपको बस पता होने चाहिए कि हाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं एज मिल जाती है बाकी बच्चों से। तो वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं, यस 27 फरवरी को ही मनाते हैं। सेकेंड, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं, 3 मार्च को ही मनाते हैं। तो आपने बस ये दिन याद कर लेने हैं, चाहे किसी के एनिवर्सरी से, चाहे किसी के बर्थडे से, चाहे किसी भी स्टोरी से फॉर्म से आप याद करो, बट आपको थोड़े बहुत जो डेज में करवा रही हूँ वो आपको याद होने चाहिए। मार्च दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा और वो हमारा सही होना चाहिए फिर। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। पूछा क्या आप लोगों से, करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, सी, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग धारा इनिशिएटिव। देखिए धारा इनिशिएटिव क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया में एलोपैथी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि मेडिसिन जो है वो एलोपैथी के थ्रू ही हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसके बजाय कि होम्योपैथी हम जाएं, हम योग की तरफ जाएं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ना बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालती हैं, और हमें आदत है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकालने की, कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, गोली दो और खत्म हो जाए बस वो। तो ऐसे जो इंडिया के डोमेन्स हैं जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ये सब आते हैं, हम चाहते हैं कि ये और भी ज़्यादा ग्रो करें, इंडियंस को पता हो इन बारे में, और इंडियंस को ही क्यों बाकी सबको ही पता हो। इंडिया का जो योग है वो कितनी जगह और फैल गया है, मतलब अब इंडिया से बहुत सारे लोग एज ए योगा ट्रेनर जाते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी खुलती है एम्प्लॉयमेंट की। तो क्यों ना हम इन इंडियन डोमेन्स को प्रमोट करें, तो प्रमोट करेंगे, कैसे करेंगे, बाय द इनिशिएशन ऑफ दिस धारा इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर 1, द इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की बात चल रही है, लेकिन मेनली है इसमें कल्चर की बात, कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है और पुराने वाले सिस्टम से ही चीज़ें हमारी कैरी फॉरवर्ड होती हुई आई है। तो यस आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नॉट एजुकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, the objective is to create public awareness and stakeholder participation for the promotion of Indian knowledge system। इंडिया के IKS बोलते हैं ना कि योग, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता हो। यूनानी तो बेसिकली इंडिया में बाहर से आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया का एक टच भी है इसमें। जनरली तो आयुर्वेद और योग और होम्योपैथी की ही हम बात करते हैं, बट स्टिल तो इन कल्चर्स को प्रमोट करने की हम बात करते हैं। तो ये बात सही है, फर्स्ट गलत था। पूछा क्या आप लोगों से, करेक्ट, तो आंसर होगा आपका B, 2 ओनली। तो क्योंकि हम लोग इस टाइम मना भी रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बनता भी है कि इंडियन कल्चर को हर जगह पर प्रमोट किया जाए। तो अब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेते हैं, है ना। तो उस लेवल पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर आप देखो तो वो है इसकी इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, जो कि एक डिवीजन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आने वाला इंडियन नॉलेज सिस्टम, बट जो इनिशिएटिव है ये सारा का सारा जो लॉ बना रहे हैं, जो पूरी स्कीम बनाई है, दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो हल्का सा ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट।
कि जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर है, कॉलेज में है या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो बेसिकली क्या हो कि उनको पढ़ाने की एक फ्रीडम हो कि उनके पास अपना कंटेंट है, उनको डर ना लगे कि अगर मैंने ये चीज़ बोल दी तो कहीं ना कहीं हंगामा हो जाएगा, जॉब से निकाल देंगे, कोई शिकायत कर देगा। तो एकेडमिक फ्रीडम बहुत ज़रूरी है अगर आपको बच्चों को एक लेवल पर लेकर जाना है तो उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है। ऑप्शन 1 क्या कहता है? इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट एंड वी डेम इंस्टीट्यूट। वी डेम है आपका वी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। तो ये बात सही है, इन्होंने ही निकाली है ये रिपोर्ट कि हर कंट्री में कितना ज़्यादा एकेडमिक फ्रीडम है कि कोई भी टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है तो फिर उसको कितनी फ्रीडम है उन चीज़ों को मतलब समझाने की, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई और चीज़ भी क्यों ना हो, एक फ्रीडम की बात होती है। तो उसके रिगार्डिंग ये इंडेक्स है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। सेकेंड, इंडिया इज़ बिहाइंड पाकिस्तान एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, कि हम लोग चाइना पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं कि हमारे यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो दबाव में पढ़ा रहे हैं या फिर वो जो चाहते हैं पढ़ाना वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोई केस कर देगा या फिर कोई शिकायत कर देगा, जेल में बंद कर देगा, वो सब जो खतरे हैं वो बने हुए हैं। बट द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इस रिपोर्ट के आधार पर जो चाइना है वो तो हमसे काफ़ी ज़्यादा पीछे है, बट पाकिस्तान हमसे आगे दिखाया गया इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान हैज़ मोर एकेडमिक फ्रीडम इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है क्योंकि इसमें दोनों की ही बात कर रही थी, पाकिस्तान और चाइना की। तो आपको बस रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के हिसाब से ही चीज़ों को एक बार मैनेज करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा क्या आप लोगों से? करेक्ट ना? तो फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा आपका? A1 ओनली। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्कोर क्या है इंडिया का, पाकिस्तान का या चाइना का? तो इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 0.38 आउट ऑफ 1, पाकिस्तान का है 0.43, हमसे 0.05 ये आगे हैं, बट स्टिल जो है इंडिया से रैंक इसका ऊपर है। चाइना बहुत नीचे है हमसे 0.07 पे। और अगर आप पैरामीटर्स की बात करो कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो दर्शाते हैं कि फ्रीडम है या नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, कि पढ़ाने का तरीका आपने रिसर्च कर रखी है अलग अलग एरिया से, हर चीज़ को देखने के अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो आपने कितने इंक्लूड कर रखे हैं अपनी टीचिंग में, वो सब फ्रीडम है या नहीं है। एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, आपका जो पूरा का पूरा वो लेक्चर है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितने वल्नरेबल कम्युनिटीज़, कितने और बेटर कम्युनिटीज़ तक पहुंच रहा है। साथ में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड यूनिवर्सिटीज़, कि यूनिवर्सिटीज़ भी ना जैसे बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस तरीके से काम करती हैं कि यूनिवर्सिटी तक ही शिकायत जाएगी, तो उनकी ऑटोनॉमी कितनी है कि गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि आप यही ही पढ़ाएं, यही सिलेबस है, यही करवाना है। एंड फोर्थ, कैंपस इंटेग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन किस तरीके से है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि पांचों पैरामीटर्स पर किस कंट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसका एक ये इंडेक्स है जो निकालता है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट प्लस वी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। इंडिया का रैंक, इंडिया का जो स्कोर है 0.38 है, पाकिस्तान हमसे आगे है, चाइना हमसे पीछे है। दीज आर दी पैरामीटर्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिसीव्ड पोर्टर प्राइज। तो पोर्टर प्राइज ने एक ऐसा प्राइज है जो बहुत सारे अनसर्टेन, मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशंस में कितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से पूरे देश को संभाल पाते हैं, उस कंटेक्स्ट में दिया जाता है ये। तो किस मिनिस्ट्री को मिला है इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा जो बर्डन था दैट वाज ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ही हमने ये अवार्ड दिया है, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो पूरा पेंडेमिक है थोड़ा ठीक ठाक संभाल लिया इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज बेसिकली रिसीव्ड दी पोर्टर प्राइज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कोविड-19 को मेंटेन करने में, मैनेज करने में इसका पूरा रोल रहा है। और ये जो प्राइज है बेसिकली ये हम लोगों ने रखा है ऑन द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट माइकल ई पोर्टर, जिन्होंने ये पूरी बातें बताई थी कि अगर कोई भी पेंडेमिक आता है, सिचुएशन ऐसी आती है जो बहुत अनसर्टेन से आ गई है, तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसके पूरे हल निकालने होते हैं, स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करवाना होता है, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली उसके ऊपर ही फोकस करके सोल्यूशन सेंट्रिक होना होता है ना। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो आप कह लो कि स्ट्रैटेजीज हैं, दोज आर गिवन बाय इकोनॉमिस्ट माइकल पोर्टर, और उन्हीं के ही आधार पर, उन्हीं के ही नाम पर जो प्राइज है ये हम लोगों ने रखा हुआ है, जो इस बार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम मनाते हैं क्यों, पहले तो ये देखेंगे। हम लोगों ने एनवायरमेंट कन्वेंशन की थी, साइट्स आपको याद होगा, कन्वेंशन टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि कोई भी जो एक ऐसी स्पीशी है जो खतरे में है अभी, उसका ट्रेड आपने रेगुलेट करना है कि इसका ट्रेड अब नहीं होगा, क्योंकि हंटिंग और पोचिंग की वजह से ही जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशी की वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपने उसको ही रोक दिया तो फिर कहीं ना कहीं स्पीशीज को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसी एक कन्वेंशन है जो कि लीगली बाइंडिंग है ऑन ईच कंट्री, कि अगर आपने ये कन्वेंशन साइन की है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने यहाँ पर ट्रेड को रेगुलेट करें, आपके यहाँ से हंटिंग और पोचिंग ना हो, क्योंकि जो ट्रेड है वो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। दोनों कंट्रीज के पार्टिसिपेशन होगी तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें सामने देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी कन्वेंशन 1973 में हम लोगों ने साइन की थी कि हम लोगों ने डिफरेंट स्पीशीज को एक शेड्यूल्स में रखना है, जिसमें आपको पता हो कि ये शेड्यूल 1 में है कि ये ऐसे स्पीशीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन है, कि अगर इनके ऊपर हम लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। अपेंडिक्स 2 में आपने कौन रखी, वो स्पीशीज जो कि अभी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई हल नहीं निकला, ऐसी चीज़ें चलती रही, तो ये भी किस में आ जाएंगी, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज होंगी जिनको किसी एक कंट्री की रिक्वेस्ट पर रखा गया है कि भले ही ये स्पीशी बाकी और कंट्रीज में एंडेंजर्ड ना हो, बट मेरे यहाँ एंडेंजर्ड है, मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे रेगुलेशन ऑफ ट्रेड चाहिए है। तो ऑन अ वन कंट्रीज रिक्वेस्ट वी पुट स्पीशीज ऑन शेड्यूल 3 या फिर अपेंडिक्स 3 आप बोल सकते हैं। तो ये साइट्स कन्वेंशन थी 1973 में साइन की गई थी, लीगली बाइंडिंग थी हर किसी के ऊपर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो इसके बारे में क्वेश्चन है कि जिस दिन ये कन्वेंशन साइन हुई थी उस दिन ही हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 3rd of March। ठीक बात है, 3rd of March को हम इसको मनाते हैं। 2nd of Feb को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसका हम लोगों ने थीम देखा था कि द टाइम इज टू रिस्टोर वेटलैंड्स, वेटलैंड रेस्टोरेशन वाज द थीम। सेकंड, द थीम ऑफ दिस ईयर इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि कंजर्वेशन तभी ही होगी व्हेन देयर विल बी कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इनकी थीम पता हो, कब मनाते हैं ये पता हो, क्यों मनाते हैं, इनके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, तो आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों बातें इसमें सही हैं आपकी। पूछा भी क्या आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। और इस बार तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं इस पूरे कन्वेंशन की, तो और भी ज्यादा इसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ध्यान से याद रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर। नॉर्मली क्या है, IXP भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बेसिकली क्या करता है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पर जैसे बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, कोई भी स्टार है वो ऐसे एक्सप्लोड हो जाता है, उनसे बहुत सारे रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस को पता करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर, जो कि स्पेशली एक्सरे को ही करेगा स्टडी। और अगर आपने एक्सरे को स्टडी कर लिया तो वो एक्सरे जहां से आ रही थी उस चीज को भी आपने कर लिया स्टडी। दैट इज बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टडिंग एनी रे और एनी रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज द सोल इनिशिएटिव ऑफ नासा। देखिए जनरली नासा के इनिशिएटिव्स होते हैं ये, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर ये ओनली, एनी, ऑलमोस्ट या ऑलवेज या फिर सोल, ये जो वर्ड्स आते हैं ना ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये स्पेशली कंफ्यूज करने के लिए बना रखे होते हैं। तो ये सोल इनिशिएटिव ऑफ नासा नहीं है, नासा इसमें है नो डाउट, बट इटली की जो स्पेस एजेंसी है वो भी थोड़ा सा इसमें रोल प्ले कर रही है। तो दोनों का ही कोलैबोरेशन है, दोनों का ही ये मिशन है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स रॉन्ग। Second, it studies the most extreme and mysterious objects in the universe, supernova remnants and supermassive black holes। कि पास्ट में कभी कोई ब्लैक होल रहा होगा, कोई स्टार रहा होगा, उसमें एक्सप्लोजन हुआ होगा, उसमें से जो रेडिएशंस निकली होंगी वो अभी तक जो है स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं।
तो उनको अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपने स्टडी कर लिया कि ब्लैक होल कैसा दिखता था पहले या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो वो स्पेशल इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ही ये जो इक्विपमेंट है ये हम लोगों ने बनाया है। ये कोई टेलीस्कोप या कोई ऑब्जर्वर नहीं है, ये बेसिकली जो पहले से कोई ब्लैक होल या स्टार एक्सप्लोड हुआ है उसमें जो रेडिएशंस निकल रही थी वो अब अगर स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसको बना रखा है। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर होगा आपका बी, 2 ओनली। किसका इनिशिएटिव है ये पता हो, जॉइंट इनिशिएटिव है नासा का और इटली का। तो इसलिए न्यूज में था ये क्योंकि 450 साल पहले कोई एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में जिसको उन्होंने नाम दिया था टाइको। वो जो है अभी उसकी रेडिएशंस हमारे धरती तक पहुंची हैं और हमने उसको स्टडी करना शुरू किया था कि बेसिकली वो ब्लैक होल कैसा था, इसलिए काफी न्यूज में था ये IXP। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बामचू फेस्टिवल बिलोंग टू विच ऑफ दी। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.